हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 करने वाले हैं बच्चे, और इसमें प्रोपोर्शन वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है। रेशियो वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने सैटरडे में। कल ऑफ था आप लोगों का, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना जो भी बैकलॉग रहा हो उसे कल रिवाइज कर लिया होगा। तो चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अपना आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, समानुपात, जिसको हिंदी में बोला जाता है समानुपात। नाम में ही इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब और इसका कॉन्सेप्ट जो है वो छुपा हुआ है। अगर मैं इसके नाम को दोबारा लिखता हूं, समानुपात, समानुपात, तो इसका जरा मुझे संधि विच्छेद करके आप मुझे बता सकते हैं? आप कहोगे सर इसका मतलब है सम अनुपात, सम प्लस अनुपात। ठीक है भाई, समानुपात का तो मतलब यही है, प्रोपोर्शन का मतलब सम प्लस अनुपात। और सम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्वल, इक्वल। और अनुपात को क्या कहते हैं? रेशियो। अब क्या आप चीजों को समझे कि अगर बात समानुपात या प्रोपोर्शन की होगी तो उसका मतलब है इक्वल रेशियो। यानी कि यहां पर हम जो कंपैरिजन, जो तुलना करेंगे वो रेशियो की करेंगे। अगर हमारे रेशियो इक्वल रहे तो ही हम कहेंगे कि वो समानुपात है। यानी कि इसको लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है। मान लो मैंने कोई एक रेशियो ले लिया ए बी, मैंने कोई एक रेशियो ले लिया ए बी। अब मैं कहता हूं ये बराबर है दूसरे रेशियो के सी डी के। भाई ये डेफिनेशन का मतलब तो यही है कि अगर दो रेशियो आपके समानुपातिक हैं, प्रोपोर्शनल हैं, तो मान लो एक रेशियो मैंने ए बी माना, दूसरा मैंने सी डी माना, तो इनको इक्वल होना पड़ेगा, तो बीच में इक्वल का साइन लगा दिया। अब इक्वल जो होता है ये एक समीकरण के बीच में लगता है, इक्वेशन के बीच में लगता है। ये वाला साइन जो होता है ये इक्वेशन के बीच में लगता है। तो यहां समानुपात में इस साइन को थोड़ा सा हटाकर हम एक नया साइन लगाते हैं। मतलब यही होता है, मतलब यही होता है ए रेशियो बी, और इस तरीके से चार बिंदी, इस तरीके से चार बिंदी सी रेशियो डी। मतलब सेम है कि भैया जो अनुपात ए बी होगा, इस चार बिंदी के साइन का मतलब है प्रोपोर्शनल टू, समानुपातिक। तो ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल टू सी रेशियो डी। तो यहां ये साइन का मतलब बराबर ही होता है। तो जब भी कहीं आपको इस तरीके का, इस साइन आपको देखने को मिले या इस तरीके की चीजें लिखी दिखे, तो समझ जाना ये रेशियो इसके बराबर है। ये तो हो गया बच्चे प्योर थ्योरेटिकल। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे बोलूंगा कि मान लो मैंने आपसे कहा कोई रेशियो है, कोई रेशियो है 5:8, और मैंने आपसे कहा दूसरा रेशियो है 25:40। क्या ये दोनों रेशियो समानुपातिक हैं? क्या ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल हैं? बताइए जरा मुझे। एक रेशियो हमारा 5:8 है, दूसरा है 25:40। क्या ये रेशियो प्रोपोर्शनल है बच्चे? आप कहेंगे सर देखना पड़ेगा। तो ये रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, मानक अनुपात। आप कहेंगे सर 5:8 स्टैंडर्ड रेशियो ही है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इस वाले रेशियो को स्टैंडर्ड में बदलना चाहूं तो 5 से काट दो, 5 पूरे 25 और 5 अट्ठू 40, ये भी 5:8 हो गया। मतलब अगर ये रेशियो भी 5:8 हो गया, ये तो ऑलरेडी 5:8 था, तो बच्चा हम कहेंगे कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शनल है। 5:8 समानुपातिक है किसके? 25 और 40 के। किसके समानुपातिक है? 25 और 40 के। ठीक है, ये हो गया इसका एक एग्जाम्पल। बात करूं अगर पीछे आके मैं, तो जो मैंने यहां पर लिखा कि ए रेशियो बी समानुपातिक सी रेशियो डी, क्या बच्चे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? ए बटा बी बराबर होगा सी बटा डी के। अगर आपके दो रेशियो समानुपातिक हैं, प्रोपोर्शन में हैं, तो क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात ट्रू है कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी?
बिल्कुल ट्रू है, सत्य बात है। तो क्या अगर इस तरह की चीजें आपको दिखती हैं, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं ए की डी में और बी की सी में? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए मल्टीप्लाई बाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई बाई सी? अरे हां सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये भी इस तरीके का एक फॉर्मूला टाइप बन जाता है, जिसको देखो, ये मैंने क्या किया, मैंने ए रेशियो बी सी रेशियो डी को इस तरह लिखा, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ए मल्टीप्लाई बाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई बाई सी मुझे दिख गया। उसके बाद मैं क्या कहने जा रहा हूं कि इसको मैं डायरेक्ट यहां से भी लिख सकता हूं कि कहीं आपके पास अगर ऐसे दो रेशियो हैं, ए बी समानुपातिक है सी डी के, तो आपको क्या करना है, पहले और चौथे की मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई डी बराबर दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई, यानी कि सी रेशियो डी। क्या हो जाएगा, सी रेशियो डी। ये चीज है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे चल सकते हैं क्या, अगर आपने लिख लिया हो तो? ठीक है, ए रेशियो डी, सॉरी बी, ए डी क्या कर दिया मैंने, सी मल्टीप्लाई बाई बी। अब ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया, सी मल्टीप्लाई बाई बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि 3:5 समानुपातिक x/15, मैंने कहा बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इस तरीके से आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, बताइए। कैसे x की वैल्यू निकालेंगे, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर अगर ये तरह का हमें पार्ट दिया गया है, तो इसका मतलब है जो शुरू का रेशियो है वो समानुपातिक है बाद के रेशियो के। तो जो पहले की और लास्ट की मल्टीप्लाई होगी 3 और 15 की, वो दूसरे और तीसरे की हो जाएगी। क्या बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि 3 इंटू 15 बराबर 5 इंटू एक्स? तो 5 से जाएगा 5 तिया 15 और 3 तिया 9, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 9। बड़े आराम से आपने x इक्वल्स टू 9 निकाल दिया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक होता है, इसमें 3 फॉर्मूले बनते हैं बेसिकली। होने को तो प्रोपोर्शन जो होते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन होते हैं, लेकिन सवाल बेसिकली 3 तरह से पूछता है, वो मतलब अलग ही उनमें आपको डिजिट देगा, अलग ही लैंग्वेज देगा। और आज तक चाहे मैं एसएससी के किसी भी एग्जाम की बात करूं, मैं रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात करूं, उन 3 के अलावा कुछ आपसे पूछा ही नहीं गया है। अगर प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन आएगा तो बहुत लिमिटेड चीजें हैं जहां से सवाल बनता है। देखो 3 फॉर्मूले हैं जो आपको एज इट इज दिमाग में रखने हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा या जब भी सवाल आएगा, एक तो है आपका मध्य अनुपात। क्या है आपका मध्य अनुपात, जिसको हम क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। दूसरा है आपका तृतीय अनुपात, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन। और फिर है आपका चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। यही 3 चीज हैं जो आपसे बनती हैं। अब आप कहेंगे सर सेकंड प्रोपोर्शन, फिफ्थ प्रोपोर्शन, कुछ नहीं होता। आपको मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, बस तीनों को दिमाग में रखना है। अब इनसे सवाल या इनके बारे में अगर हम पढ़ें, तो मध्य अनुपात के लिए आपको केवल 2 संख्या देगा, ए और बी।
ए और बी का मीन प्रोपोर्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी लिखते हैं। तो ए और बी का मध्य अनुपात आपको दो संख्या देगा और आपसे कहेगा इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात बताओ। तो बच्चे याद रखना वो होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए बी। कैसे बना ये अंडर रूट ऑफ ए बी, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को है तो आप ये सोचना मध्य का मतलब होता है बीच, यानी कि जो रेशियो ए और बी शुरू और लास्ट की संख्या है, शुरू और लास्ट की संख्या ए और बी है, जो रेशियो ए का एक्स से है वही रेशियो एक्स का वही रेशियो एक्स का बी से होगा। यानी कि एक सिंगल संख्या ही होगी ए और बी के बीच में, उसी संख्या का रेशियो ए से होगा और उसी संख्या का रेशियो बी से होगा, वो इनके बीच में होगी एंड दैट इज कॉल्ड द मध्य नंबर। और उसका अनुपात क्या हो जाएगा? पहले लास्ट की मल्टीप्लाई, दूसरे तीसरे की मल्टीप्लाई, कि एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। तो यहां से x इक्वल टू हम क्या कहेंगे? x इक्वल टू कहेंगे रूट ए बी। क्या कहेंगे बच्चा? x इक्वल टू कहेंगे रूट ए बी। अब अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शन की बात कहूं तो इसमें भी आपको दो ही नंबर देगा और उनका थर्ड प्रोपोर्शन कहेगा। आपसे कहेगा ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन टीपी, थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपात। तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि दूसरी संख्या, जो दो संख्या में से दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर करके और पहली संख्या से आप डिवाइड कर दो। ऐसे ही आपको तीन संख्या देकर, देखो चौथे प्रोपोर्शन के लिए आपको तीन नंबर देगा। आपसे कहेगा ए, बी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन एफ पी, चतुर्थ अनुपात, ए और बी का फोर्थ प्रोपोर्शन। तो बच्चे याद रखना वो होता है बी मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइड बाई ए, यानी कि दूसरी संख्या मल्टीप्लाई बाई तीसरी संख्या डिवाइड बाई पहली संख्या, b इंटू सी बाई ए आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। ये तीन फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, सवाल यहां से बन सकता है। पहला मध्य अनुपात, दूसरा तृतीय अनुपात और तीसरा चतुर्थ अनुपात। ठीक है, आगे चलूं मैं थोड़ा सा, चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करना जरा। कह रहा है कि 6 और क्वेश्चन मार्क समानुपातिक 5 और 35। बोले आपसे कहेगा लुप्त पद क्या होगा? भाई पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई बराबर दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन मार्क को आप x मान लो, तो x इंटू 5 बराबर 6 इंटू 35। तो 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42। क्या हो जाएगा भैया? 42 बिल्कुल सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, कह रहा है एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद, आपको फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पद 15, 25 और 75 दे दिया। तीसरा पद क्या होगा? देखो समानुपातिक में चार पद होते हैं, पहला पद, अनुपात, दूसरा पद, समानुपात, ये तीसरा पद, अनुपात, चौथा पद। इस तरीके से ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। आपसे सवाल ने क्या बोला है? आपसे बोला है उसने पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा क्या है? 15, 25 और चौथा क्या बोला है? 75। तो तीसरे वाले को x मान लो, पहले चौथे की मल्टीप्लाई, दूसरे तीसरे की मल्टीप्लाई। 15 गुणा 75 बराबर 25 गुणा x। तो 25 तिया 75 और 15 तिया 45। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, आगे चले। ये सवाल करिए जरा।
सवाल है 7 और 63 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा? 7 और 63। तो दो संख्या का मध्य अनुपात क्या होता है बच्चा? अंडर रूट ऑफ ए बी, यही होता है क्या? तो आप कहेंगे सर अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 63। तो 7 तिया 21, 2 7 छिंग 42 और 2 44। अंडर रूट ऑफ 441 कितना होता है? 21 होता है। अंडर रूट ऑफ 441 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। जस्ट फॉर्मूलेज को मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं आसान आसान क्वेश्चन से। जैसे ये सवाल है, इसे करना जरा। करें ऐसी दो संख्या पता करें जिनका मध्य अनुपात 12 है और तृतीय अनुपात 768 है। बाय ऑप्शन चेक कर लो। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है जिनका मध्य अनुपात 12 होना चाहिए। या फिर ऐसे सोचो, मध्य अनुपात 12 है, इसका मतलब है अंडर रूट ए बी कितना है? 12। तो यहां से अगर मैं स्क्वायर रूट हटाता हूं तो उधर जाकर स्क्वायर बन जाएगा ना। ए बी कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर यानी कि 144। तो ए बी कितना हो गया? 144। यानी कि उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन 144 होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर 24 या 72, 144 तो नहीं है। 48 या 144 बिल्कुल है। 48 छिक्के 144 नहीं होता है। 24 छिक्के 144 बिल्कुल है। यानी कि आपका ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन चौथा, ये दो बचे। दो ऑप्शन हमने हटा दिए क्योंकि उनमें ए गुणा बी 144 हमें नहीं दे रहा था। अब हमें दूसरी चीज भी चेक करनी है। तृतीय अनुपात 768 होना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि 48 गुणा 48 और डिवाइड बाई पहली संख्या। 16 128, 16 चौका 64, 64 और 12 76। बिल्कुल सही है सर। इस ऑप्शन में थर्ड प्रोपोर्शन किया तो 768 आ रहा है और ऑप्शन भी, हमारा क्वेश्चन भी 768 कह रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन चेक करने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कोई नीड नहीं है चौथा ऑप्शन चेक करने की। आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये सवाल करिए जरा। कह रहा है 0.25 और 0.45 का तृतीय अनुपात क्या होगा? चलो बताओ बच्चा इसका जवाब। कह रहा है कि 0.25 0.45 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए यानी कि दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो वो हो जाएगा 0.45 इंटू 0.45 डिवाइड बाई पहली संख्या यानी कि 0.25। भाई थर्ड प्रोपोर्शन तो यही होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। अब बी स्क्वायर अपॉन ए, आप कहेंगे यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट, हटा दिया। 5 पूरे 25, 5 नाम 45, ये जाएगा 5 नाम 45 0.09। भाई डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो यहां भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। 5 नाम 45 कट रहा है तो 0.09। अब आप 9 गुणा 0.09 करते हैं, 9 इंटू 0.09 कर लीजिए मल्टीप्लाई, 0.81 आएगा। 9 नाम 81 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। ये सवाल करिए। कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर 20, 24 और 40। 20, 24 और 40, तीन संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। तो 20 दूनी 40 और 24 दूनी 48। भाई फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। जब भी फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात की बात करेगा आपको 3 नंबर देगा।
और उनका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस पे आ जाओ, 0.2, 0.12, 0.3 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। आप कहेंगे दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, 0.12, 0.3 डिवाइड बाई 0.2। देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट हटा दो, 2 से कटेगा 2 छिक्के 12, 0.06 आएगा, है ना। तो 0.06 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि डेसिमल हट चुका है, 6×18 होता है, तो ये आ जाएगा 6×18 यानी कि 0.18। क्या होगा बच्चे? 0.18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। इस पे आ जाइए। कह रहा है A² अपॉन B³ और 9B² अपॉन 4A³ का मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मतलब √AB, मीन प्रपोर्शन तो यही होता है दो संख्याओं का। तो √AB, A² अपॉन B³ मल्टीप्लाई बाई 9B² अपॉन 4A³। काटा पीटी कर दो भैया इधर उधर से, तो आप कहोगे सर B² से केवल B बचेगा, A² से केवल A बचेगा, तो क्या आएगा? √ ऊपर तो 9 रह गया, ऊपर तो 9 रह गया, नीचे क्या है? 4AB। यस और नो? अब 9 एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है, 3 आ जाएगा। 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, 2 आ जाएगा। लेकिन ए बी हमारा रूट में ही फंसा रहेगा, तो आपका जवाब आपको मिलेगा 3/2 √AB। तो ऑप्शन डी सही होगा, सी नहीं। जो लोग सी कह रहे हैं आप थोड़ा संभलो कि आपने ए बी को बाहर कैसे निकाल दिया रूट से। कैसे निकलेगा ए बी? क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर है अपने आप में? पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग संख्या ही तो रूट से बाहर निकल के आती है भैया। अब ए बी तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ए बी तो रूट में ही फंसा रह जाएगा अंदर। ये 9 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, ए बी अंदर ही फंसा रहेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। ये सवाल देखो, इसके ऑप्शंस थोड़े से अलग हैं। आप ऑप्शंस पे ध्यान मत देना, अपना जवाब बताना क्या होगा। ठीक है, बताइए जरा। बोलिए। देखो, ये एक संख्या, पूरी की पूरी एक संख्या है, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, वो पूरी की पूरी एक संख्या। तो मध्य अनुपाती पूछा है तो √AB, यानी कि A-B का होल क्यूब और A+B का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई A-B और A+B। भाई ये वाला A-B इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और A+B इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम कहेंगे A-B की होल पावर 4 और A+B की होल पावर 4।
ठीक है, 3 पावर से बढ़ के कितनी हो जाएगी 4, 3 पावर से बढ़कर कितनी हो जाएगी 4। अब रूट के अंदर अगर 4 पावर है तो रूट के बाहर कितनी निकल के आएगी a माइनस बी का स्क्वायर, और रूट के अंदर 4 पावर है तो बाहर कितनी निकल के आएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आप ओपन करके मतलब चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप एक बार ओपन करके देख लीजिए इसको। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और इसको करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, नहीं ये ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन डी को अगर आप ओपन करते हैं तो आपको क्या मिलता है a की पावर 4, देख चेक करेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं, आप कह रहे हो तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2ab a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये बनेगा। यही बनेगा ना, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। जरा यहां अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है आप a की पावर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, वो कटेगा ही नहीं आपस में तो बनेगा नहीं वो। ऑप्शन डी के पास नहीं जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का 4ab वो कहाँ जाएगा, बात वही आती है ना, माइनस का 4ab। तो ठीक है, आप अपने ऑप्शन मैंने वेरीफाई भी किए थे ओरिजिनल क्वेश्चन से, तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके ऑप्शंस में ये ऑप्शन था एक। ओके, तो आप अपने क्वेश्चन को यहीं तक सीमित रखो, इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, इस सवाल पे आना जरा। कह रहा है 3 + √2 और 12 माइनस √32 का मध्य अनुपात। सबसे पहले इसको थोड़ा आसान बनाओ, देखो मध्य अनुपात है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट में जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, उससे पहले इस 32 को मैं रूट में से ऐसे निकाल सकता हूं 16 गुणा 2, भाई 16 दूनी 32 होता है। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 माइनस, और रूट के अंदर अगर 16 है तो बाहर आ जाएगा 4, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 12 माइनस 4√2, 12 माइनस 4√2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 32 को 16 दूनी 32 लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, √ab यानी कि 3 + √2, और दूसरा क्या है, दूसरा है 12 माइनस, या यहां से भी कुछ कॉमन आप ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 3 - √2। 4 कॉमन लेते ही 3 - √2 आ गया, तो 4 और 3 - √2। अब चीजें आसान हो जाएंगी। अब चीजें आसान क्यों होंगी, अब यहां 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकल के आ जाएगा 2 बन के, और अंदर क्या बचेगा 3 + √2 यानी कि a प्लस बी, और 3 - √2 यानी कि a माइनस बी। तो बच्चे कहीं भी अगर आप देखें a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। a प्लस बी और a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यही केस यहां पर हम कर देंगे। तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और √2 का स्क्वायर होता है 2, भाई अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ ए, दो एक जैसी संख्या रूट में है तो बाहर ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा ए, तो ये आ जाएगा 2√9 में से 2 गया 7, 2√7 आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी।
ओके, आगे चलते हैं। देखो, एक होता है मिश्र अनुपात, जिसको कहते हैं मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आध मुश्किल से आया तो आया, लेकिन आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, मिश्र अनुपात, मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात क्या होता है कि मान लो अगर ए रेशियो बी और आपसे कहेगा सी रेशियो डी, आपसे कहेगा ई रेशियो एफ, तीन रेशियो दे देगा आपको, सपोज चार भी दे सकता है, कितने भी दे देगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सर क्या तीन फिक्स ही है, क्या तीन से ज्यादा है, तीन से कम नहीं देगा, वो चार दे देगा, पांच दे देगा, कितने भी रेशियो दे सकता है। आपसे कहेगा इनका मिक्स प्रोपोर्शन यानी कि मिश्र समानुपात बताइए। ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी रेशियो दे देगा, दो तीन चार पांच कितने भी, और कहेगा इनका मिक्स प्रोपोर्शन। तो मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है बच्चा, मिक्स प्रोपोर्शन का मतलब आएगा कि ए मल्टीप्लाई, पहले पहले रेशियो को मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई ई, वही रेशियो दूसरे दूसरे का बी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई एफ। ठीक है, ए सी ई, पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, बी डी एफ, ये होता है मिक्स अनुपात। ठीक है, चलो, 2√7 कैसे आएगा भाई, 9 में से 2 गया कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। देखो यहां पर मैंने क्या किया, ये 3 + √2 था, छोड़ दिया, ये 12 - 32 था रूट के अंदर। अब मुझे पता है 32 एक ऐसी संख्या है जिसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बाहर निकाल सकता हूं। तो 32 को मैंने दो संख्या में तोड़ा, 16 × 2, क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 16 का जब आप अंडर रूट करते हैं तो आपको 4 मिलता है, क्योंकि 4 चौकू 16 होता है, और बचा 2 वो रूट में रहेगा। अब यहां पर 12 है, यहां 4 है, तो क्या यहां से भी मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, बोलिए, क्या यहां से भी मैं 4 कॉमन ले सकता हूं, आपने कहा ले लो सर। तो 4 कॉमन आएगा तो 4 × 12, 3 बचेगा अंदर, और ये रूट बचेगा। तो यानी कि 12 - √32 को सॉल्व करके मुझे 3 - √2 मिल गया। क्या समस्या है, नहीं है, बहुत आसान है यहां तक। अब उसके बाद में हमसे पूछा है 3 + √2 और 3 - √2 का मध्यानुपाती। दो संख्या का मध्यानुपाती क्या होता है, √AB होता है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट बना दो। तो मल्टीप्लाई करके रूट बना दिया। अब हमें पता है ये जो 4 था, या ये जो 4 है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। तो भैया ये बाहर निकल के रूट से आ जाएगी, 2 बन जाएगी। अब अंदर क्या बचेगा, 3 + √2 और 3 - √2। क्या जो संख्या प्लस हो रही है वही संख्या माइनस हो रही है, क्या जो संख्या प्लस हो रही है बच्चा वही संख्या माइनस हो रही है, यानी कि a + b और a - b मल्टीप्लाई आप करते हो तो फॉर्मूला होता है a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2। तो 9 में से 2 गया कितना आएगा, 7, रूट के अंदर ही रहेगा, और ये वाला 2 बाहर है। तो आपका जवाब कितना हो गया, 2√7। इसमें मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा समझाने की जरूरत थी, लेकिन आप लोग परेशान हो गए, पता नहीं क्यों। तो आप मिक्स प्रोपोर्शन समझ गए, पहला 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 अनुपात, दूसरा दूसरा दूसरा, ये होता है आपका मिक्स प्रोपोर्शन। एक सवाल देता हूं, जरा मुझे इसका जवाब बता दो क्या होगा। बताएंगे सभी लोग, बताइए जरा, बताएंगे बच्चे इसका जवाब क्या होगा।
मिश्र अनुपात पूछ लिया ना, तो पहला 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 यानी कि 2 गुणा 6 गुणा 10 अनुपात दूसरा 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 3 गुणा 5 गुणा 9। तो 5 से चला जाएगा 5 दूनी 10, 3 से चला जाएगा 3 दूनी 6, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ गया 8, और उधर 9 है। तो मिश्र अनुपात कितना हो गया बच्चा 8:9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, 8:9। चलो ये क्वेश्चन बहुत रेयरली है वैसे, इस पे आना जरा, बताओ इसका जवाब क्या होगा जरा। कह रहा है 3+√2 और 2√7 का तृतीय अनुपात, फोर्थ प्रपोर्शन, सॉरी थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर यानी कि दूसरी संख्या का स्क्वायर, 2√7 मल्टीप्लाई बाई 2√7, भाई स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, डिवाइड बाई पहली संख्या यानी कि 3+√2, क्या बन गया 2 दूनी 4, और √7 की √7 में मल्टीप्लाई करोगे 7 आएगा, बराबर बटे 3+√2। बच्चे कभी भी अगर किसी भी डिनोमिनेटर में कोई संख्या रूट में होती है ना, तो वहां हम करते हैं परिमेयकरण। जैसे यहां 3+√2 डिनोमिनेटर यानी कि हर में है, तो हम इसका परिमेयकरण रैशनलाइजेशन करेंगे। क्योंकि भैया अगर मान लो इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि भाई 1/√3 + √2, परिमेयकरण क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूं। मान लो जैसे ये a/a+b है, और मुझे इसका परिमेयकरण, मुझे इसका रैशनलाइजेशन करना है, हिंदी में क्या कहते हैं परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, रैशनलाइजेशन कि जैसे a/b का मुझे परिमेयकरण करना है, तो जो a+b है ना नीचे, बस इसका साइन चेंज कर दो, तो a+b का जब साइन चेंज होगा तो क्या बन जाएगा a-b, बनेगा कि नहीं। अगर नीचे a-b होता तो साइन चेंज करके बन जाता a+b, तो a+b का साइन चेंज आप करोगे तो a-b बनेगा, और a-b की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, a-b की जस्ट साइन चेंज करके आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो रहेगा a-b, ऊपर क्या रहेगा a-b, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बताओ, नीचे क्या बन जाएगा। आप कहेंगे सर a+b और a-b, अभी अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखवाया था, a² माइनस का b², यानी कि अगर आप इसका परिमेयकरण, इसका रैशनलाइजेशन करते हो, तो जस्ट साइन को चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दो, जस्ट साइन को चेंज करके, तो इस तरह की चीजें कुछ आपको मिल जाएंगी, इसी को परिमेयकरण कहते हैं। अब जैसे मेरे पास ये था कि भैया मेरे पास आ गया 28 7 चौको 28 बटे 3+√2, अब मुझे नीचे √2 नहीं दिख रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे ऑप्शन में डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर में कोई चीजें है नहीं। तो इसका मतलब है ऑप्शन अगर सिंपल एक एक लाइन के हैं, तो ये परिमेयकरण करके आए होंगे, तो इसका साइन चेंज करो, 3-√2 हो जाएगा, और 3-√2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3-2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो अब आप 28 और 3-√2, और नीचे क्या हो जाएगा a+b और a-b, a² - b², यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 28 और 3-√2, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 28 और 3-√2, और 9 में से 2 गया 7, तो 7 चौको 28, तो आपको क्या मिलेगा 4 और 3-√2, 4 और 3-√2, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 और ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा। ये सवाल करिए, कह रहा √6 √8 √21 का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बी इंटू सी अपॉन ए, √8 इंटू √21 अपॉन √6। बच्चे एक मैं कुछ ये सर्ट्स इंडिसिस घातांक करने का कुछ रूल लिखवाता हूं आपको मैं। अगर रूट ए मल्टीप्लाई बाई रूट ए है, दो एक जैसी संख्या रूट में है, तो इसका जवाब होता है ए। अगर होता है रूट ए गुणा रूट बी, दोनों संख्या रूट में है और अलग अलग है, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट में दोनों संख्या की मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऐसे है रूट ए बटा रूट बी, दोनों संख्या डिवाइड में है अलग अलग है, दोनों को एक साथ में ले सकता हूं, रूट में ए बटा बी। ये तीन चीज जो आपको ध्यान में रखनी है। अब उसने क्या किया, उसने दूसरे और तीसरे को एक साथ बना दिया। दो संख्या मल्टीप्लाई में भी है रूट में भी बन जाएंगी, डिवाइड में भी है रूट में भी है। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं पूरे कंप्लीट को 8 गुणा 21 डिवाइड बाई 6? बोलिए, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 8 गुणा 21 डिवाइड बाई 6? भाई ये भी रूट ये भी रूट नीचे भी रूट, तीनों संख्या रूट में है, बड़ा रूट बना लो एक और तीनों को उसके अंदर कर दो, क्योंकि हमारा रूल कहता है। तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से जाएगा 2 चौको 8। अब देखो ये 4 है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर, कहीं भी रूट के अंदर आपको पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर दिखे उसे बाहर निकाल दो तुरंत, उसे आप तुरंत बाहर निकाल दो। तो रूट के अंदर 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 7 हमारा अंदर ही रहेगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 2√7 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। क्या बात सही है? 2√7। इस पे आ जाइए। x बराबर 4 है यदि, तो 4x प्लस 3 7x प्लस 2 9x प्लस 2 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? तो 4x प्लस 3 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 पे 4 चौक 16 3 19। 7x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 और 2 30। और 9x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 और 2 38। ये तीन नंबर हमारे बन गए। इनका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। पहली क्या है 19, 19 दूनी 38 और 30 दूनी 60। आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आसान है। आगे चलो, ये सवाल आइए। सवाल है 21 और 42 के तृतीय अनुपात और 16 और 49 के मध्य अनुपात और इनके भी बीच में अनुपात बताना है, इनके भी बीच में रेशियो। तो दो सवालों को कंबाइंड करके एक सवाल बनाया है। 21 और 42 का तृतीय अनुपात क्या होता है बच्चा, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 42 गुणा 42 डिवाइड बाई 21 अनुपात। कह रहा है 16 और 49 का मध्य अनुपात क्या होता है, रूट ए बी, 16 गुणा 49। देखो 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84। अब रूट के अंदर 16 है तो 4 बाहर आएगा, रूट के अंदर 49 है तो 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 84, 7 चौको 28, तो 28 एकम 28, 28 तिया 84। तो क्या रेशियो बनेगा, 3:1। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब है। 1:3 नहीं, 3:1। ओके, चलिए एक और सवाल देता हूं, ये सवाल करिए जरा।
कह रहे यदि ए जो है 4 और 9 के बीच मध्य अनुपाती है, बी जो है 2a और 48 के बीच मध्य अनुपाती है, तो 5b माइनस 9a की वैल्यू क्या होगी? बताइए। ए 4 9 के बीच मध्य अनुपाती, तो ए क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9। क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 9 चौको 36, यानी कि 6। तो ए कितना हो गया? 6। फिर कह रहा है बी जो है 2a और 48 के बीच मध्य अनुपाती, तो बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2a इंटू 48। और ए की वैल्यू तो आपने 6 निकाल दी, तो 2 गुणा 6 गुणा 48, तो ये आ जाएगा आपका 6 दूनी 12 गुणा 48 रूट में। तो 12 अट्ठे 96, 9 12 चौक 48 और 9 57। तो रूट में 576 क्या होता है? 24। भाई अंडर रूट 576 कितना होता है? 24। अब आपसे कह रहा है 5b माइनस 9a, तो 5b माइनस 9a, b की जगह 24 रखो, a की जगह आप 6 रखो, तो आप कहेंगे 5 इंटू 24 माइनस 9 इंटू 6, तो 24 पंजे 120 माइनस 54, तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6, जवाब आ जाएगा 66, ऑप्शन नंबर सी। हो गया सभी का? 42 का डबल क्यों किया? कहां किया 42 का डबल? कहीं भी 42 तो है ही नहीं कहीं भी यहां। अच्छा ये वाला, अरे वो तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। भाई ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन आप कहेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए। यस, और बी स्क्वायर को क्या मैं बी इंटू बी नहीं लिख सकता हूं? अपॉन ए। लेट जुड़ते हो ना, कोई बात नहीं। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर अपॉन ए, और बी स्क्वायर को बी गुणा बी लिख सकते हो। तो 21 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछा था, तो 42 का स्क्वायर अपॉन 21 कह दो, या 42 गुणा 42 बटा 21 कह दो। इस पे आ जाओ। यदि दो संख्याओं का मध्य अनुपाती 18 है, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो पहली संख्या बताओ क्या होगी? व्हाट विल बी द फर्स्ट नंबर? यदि दो संख्याओं का मध्य अनुपाती 18, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक, तो पहली संख्या क्या होगी? भाई दो संख्या हमें नहीं पता वो कौन कौन सी है, मैं मान लेता हूं वो दो संख्या ए और बी है, मान लो आप भी एक्स वाई मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो आप दो संख्या। मैंने मान लिया दो संख्या ए और बी है। अगर उनके मध्य अनुपात 18 है, तो इसका मतलब है अंडर रूट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 18। तो यहां से अगर मैं रूट को हटाता हूं, तो उधर जाकर स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया? 324। यानी कि जो भी मेरी दो संख्या है, उनका मल्टीप्लीकेशन मुझे 324 मिलना है। क्या मिलना है? उनका मल्टीप्लीकेशन 324 मिलना है। कह रहा एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है, जो पहली संख्या है वो दूसरी वाली से 15 ज्यादा है, तो पहली संख्या क्या होगी? अब चार ऑप्शन में से ही मेरी पहली संख्या होगी, बोलो यस। तो आप ऑप्शन से उठाओ इस सवाल को, नहीं तो भाई समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। a माइनस बी 15 दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी से 15 ज्यादा, a माइनस बी दिया हुआ है, a गुणा b आपने निकाल दिया 324। तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2ab, 4ab। वहां से सॉल्व करके a प्लस बी निकालोगे, a माइनस बी दिया हुआ है, फिर ए और बी को अलग अलग निकालोगे। वो आपको नहीं करना, जिसको करना है वो मैंने बोल दिया, दोबारा सुन लेना ये वॉइस और उस तरीके से अपनी रफ कॉपी में कर लेना। लेकिन मैं कहूंगा कि यहां जरूरत नहीं है। उसने बोला पहली संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है, तो पहली संख्या क्या होगी? अब पहली संख्या बड़ी है, क्योंकि वो कह रहे हैं दूसरी से 15 ज्यादा। तो अगर मैं पहली संख्या को सपोज दैट 18 मानता हूं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15 कम कर दो, 18 में से 15 कम करोगे तो ये आ जाएगी 3। यस,
क्योंकि दूसरी संख्या छोटी है और हमसे वो पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहली अगर 18 है तो दूसरी इससे 15 छोटी हो जाएगी। इनका मल्टीप्लीकेशन कभी 324 नहीं मिलेगा। अगर मैं पहली संख्या को 36 मानता हूं तो दूसरी संख्या 15 कम हो जाएगी, तो 36 में से 15 गया, कितना आएगा बच्चा? ये आ जाएगा आपका 21। दूसरी संख्या 21 हो जाएगी। क्या इनका मल्टीप्लीकेशन कभी 324 देगा? यूनिट डिजिट 6 एकम 6 नहीं देगा। तो आ जाओ, अगर पहली संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 15 कम कर दो, तो इसमें से 15 घटाते हैं तो 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया 1। क्या 27 गुणा 12 कभी 324 देगा? चेक करते हैं। 27 दूनी 54, 5, 27 एकम 27 और 5 32। यस सर, 354 दे दिया। इसका मतलब है यही मेरी पहली संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। आप समीकरण में फंसना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है, कोई जरूरत वैसे है नहीं। ठीक है, क्योंकि ये दो ऑप्शन नहीं थे, इनका मल्टीप्लीकेशन 324 नहीं मिल रहा था। आगे बढ़ो। चलो, ये चीजें हो गई। अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं। जैसे ये सवाल करिए, कह रहा है 4, 10, 12, 24 प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि परिणाम संख्याएं समानुपातिक हो जाएं या प्रपोर्शन में हो जाएं। अभी जो चार संख्या आपको दे रखी है बच्चा, वो संख्या प्रपोर्शन में नहीं है। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब, सपोज अगर मैंने आपसे बोल दिया ए बी सी डी, ये चार संख्या प्रपोर्शन में है, तो जो रेशियो पहली और दूसरी का है, जो रेशियो पहली और दूसरी का है, वही रेशियो तीसरी और चौथी का होना चाहिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन, कि चार संख्या समानुपातिक है तो जो रेशियो पहली दूसरी का है वही रेशियो तीसरी चौथी का होना चाहिए। लेकिन ये जो 4, 10, 12, 24 है, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। सवाल को पढ़ो, कह रहा है प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। ये 4, 10, 12, 24 हर संख्या, इन चारों में से हर संख्या में कोई एक सिंगल डिजिट वो जोड़ने को कह रहा है, उसके बाद जो हमें संख्या मिले दैट विल बी इन प्रोपोर्शन, वो संख्याएं हमारी समानुपातिक होंगी। ये चार तो अभी इनमें से कुछ कम है, तो चारों में प्रत्येक में कुछ जोड़ो और उसके बाद जो संख्या मिले वो प्रोपोर्शन में हो जाए। अब क्या आपको पता है कि वो संख्या क्या है? आप कहेंगे नहीं सर। आप पूछेंगे सर आपको पता है? मैं कह दूंगा मुझे भी नहीं पता। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि प्रत्येक में मैं कुछ जोड़ दूं? सपोज मैंने x जोड़ दिया, तो 4 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स। भाई जो रेशियो पहली और दूसरी का होगा, अभी अभी बताया ना मैंने, जो रेशियो पहली दूसरी का होगा वही तीसरी चौथी का हो जाएगा प्रत्येक में कुछ जोड़ने पर। तो मैंने अगर प्रत्येक में x x x x जोड़ दिया तो 4 प्लस एक्स बटा 10 प्लस एक्स बराबर 12 प्लस एक्स बटे 24 प्लस एक्स। प्रत्येक में x x जोड़ने पर यह संख्या समानुपातिक हो गई। ओके, अब ये चीज मैं ऑप्शन से भी उठा सकता हूं। इस सवाल को बहुत आसान हो जाएगा ऑप्शन से, क्योंकि इसने वो संख्या पूछी है। तो ऑप्शन से वो संख्या x की जगह रखो, देखो जहां बराबर मिल गया वही जवाब है। लेकिन हम ऑप्शन से नहीं जाएंगे। इसको क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि कुछ क्वेश्चन में वो डायरेक्ट संख्या नहीं पूछता। वो क्या पूछता है मैं बताऊंगा आपको, इसीलिए आप डायरेक्ट मत जाओ। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें इन दोनों की, समीकरण बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है। मत करो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मत करो क्रॉस में। मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है? सभी लोग पेन को साइड में रखकर सामने देखो। जो यहां संख्या है 4 और जो यहां संख्या है 12, इनका डिफरेंस, अंतर 12 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया? 8। जो यहां संख्या है 10 और यहां संख्या है 24, 24 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया? 14। ऊपर वाली संख्याओं का डिफरेंस नीचे वाली संख्याओं का डिफरेंस करना है। उसके बाद या तो ये वाला पार्ट 4 प्लस एक्स बटा 10 प्लस एक्स, या फिर ये वाला पार्ट 12 प्लस एक्स बटा 24 प्लस एक्स।
किसी भी एक पार्ट को 8/14 के बराबर कर दो, तो 4 + x बटा 10 + x, इसको किसके बराबर कर रहा हूं मैं? 8/14 के बराबर कर रहा हूं। तो 2 चौकू 8 और 2 सत्तू 14। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल दो। ओके, तो आप कहोगे कि सर 7 चौकू 28 प्लस 7x बराबर 10 चौकू 40 प्लस 4x। देखो 4x इधर आकर 7 में से घटेगा, 3x बचेगा, और ये 28 उधर जाकर 40 में से घटेगा तो 12 बचेगा। 3 से 12 को काट दो, x बराबर कितना आ गया? 4। यानी कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाना चाहिए। आपके दिमाग में आएगा गुरुजी ऑप्शन से ही कर लेते। बिल्कुल कर लेते आप। ऑप्शन से आप डायरेक्ट x की जगह वैल्यू पुट करके दोनों रेशियो जहां बराबर आ जाते वही आपका जवाब होता। लेकिन मुझे ऑप्शन से कराना नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शन से क्यों नहीं कराना, क्योंकि ये तो ऑप्शन से कर लोगे आप, ये वाला सवाल भी ऑप्शन से कर लोगे। लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें डायरेक्ट संख्या नहीं पूछता। कह रहा है 3, 5, 6, 7 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए। इस बार वो घटाने को बोल रहा है। इस बार क्या कह रहा है? वो घटाने को कह रहा है। उस घटाने के बाद जो संख्या मिले वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन यानी के समानुपातिक हो। तो घटाने की बात कर रहा है तो 3 - x बटे 5 - x, घटाने के बाद जो पहली और दूसरी का रेशियो है वही तीसरी और चौथी का हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2। तो किसी भी एक को 3/2 के बराबर कर दो, 3 - x बटे 5 - x बराबर 3/2। तो यहां से अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो वो संख्या क्या बनेगी। तो 3 दूनी 6 -2x, 5 तिया 15 माइनस का 3x। तो ये अगर -3x इधर आ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। तो 3 में से 2 गया x, और ये 6 उधर जाकर 15 में से घटेगा यानी कि 9। तो x = 9 आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलो एक और सवाल है, ये तो हो गया, ये भी हो गया, इसको करिए, फिर ये प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा और हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे 4-5, और बस फिर चीजें एंड। कह रहे संख्याओं 54 और 49, 22, 21 प्रत्येक में से x घटाने पर संख्या समानुपातिक है। अब कह रहे हैं वो संख्या मत बताओ, 8x - 25 और 7x - 26 का अनुपात। इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन से जाने के लिए नहीं बोला था, क्योंकि यहां अब ऑप्शन से कैसे चेक करोगे? यहां तो संख्या निकालनी है आपको, यहां तो संख्या निकालनी है ना। तो आप क्या करोगे भाई? प्रत्येक में से x घटा रहा है, तो जो रेशियो 54 - x बटा 49 - x का होगा वही रेशियो 22 - x बटे 21 - x का होगा। सबसे पहले x की वैल्यू निकालो, फिर उसको यहां रख के हम निकाल देंगे भैया रेशियो क्या है। तो 54 और 22 का डिफरेंस कितना आ गया? 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गया 3, 49 और 21 का 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गए 2। किसी एक को 32/28 के बराबर कर दो, बराबर 32/28। तो 4 सत्तू 28, 4 अट्ठू 32। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35 और 2 37 -7x। 8 नाम 72, 7 8 चौक 32 और 7 39 माइनस का 7x, ये 8x है। ठीक है, तो ये 8 को उधर ले जाओ, ये माइनस का 8 उधर जाकर प्लस का 8 हो जाएगा, और 8 में से 7 गया x, और ये 392 को इधर ले आओ, 392 इधर आ जाएगा, तो 378 -392 माइनस में आएगा क्या x की वैल्यू? तो 12 में से 8 गया 4, 8 में से 7 गया 1, -14 है क्या? x की वैल्यू -14 है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है?
चलो ठीक है, एक बार चेक करके देख लो। 14 अट्ठे 112, माइनस का 112, माइनस का 25, 14 सत्ते 98, माइनस का 98, माइनस का 26, तो ये आ जाएगा 5 2 7, 2 और 1 3, 137, और ये आ जाएगा 8 6 14, 9 और 2 11 और 1 12, माइनस का 124 नहीं, 4 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35, 2 37। ओहो, उल्टा कर दिया हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया ना। हाँ 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 हाँ, उल्टा कर दिया। ये आ जाएगा 7 चौक 28, 2 7 पंजे 35, 2 37, माइनस का 7x, और 8 नाम 72, 7 8 चौक 32 और 7 39, माइनस का 8x। ये माइनस का 8x इधर आकर प्लस होगा, तो 8 में से 7 गया x, और ये आ जाएगा 392 बटन माइनस 378, 12 और 2 14, x इक्वल टू प्लस का 14 होगा। अब 14 अट्ठे 112, x की वैल्यू 14 यहां रख दो, माइनस 25, और 14 सत्ते 98, माइनस 26, तो 8 में से 6 गए 2, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 5 गए 7, और 10 में से 2 गए 8, 3 से जाएगा 24 बार, और 3 से जाएगा 29 बार, तो 29 24 ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 24, ठीक है। चलिए, यहां पर ये सब हम कर चुके हैं क्वेश्चंस, तो अब आपकी चीजें होती हैं एंड, और अब हम चलते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ। मिसलेनियस क्वेश्चंस पे सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं बच्चे। एक होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक होता है आपका इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? देखो यहां एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। सपोज अगर मैंने कोई नंबर लिखा ए, और मैंने कहा इसका व्युत्क्रम बताओ, तो इसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। मैंने कहा कोई नंबर है 11, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/11। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब तो ये होता है। अनुक्रम का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर इसके बारे में बात करूं, दो संख्या है ए और बी, अगर ये अनुक्रमानुपाती हैं, दो संख्या ए और बी अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इनको कैसे लिखा जाएगा? दो संख्या ए और बी अगर अनुक्रमानुपाती हैं, तो इनके बीच में ये साइन लगता है, ये वाला साइन। बताऊं कैसे बनता है? यहां से शुरू करो, नीचे लाओ, ऊपर ले जाओ, और फिर ऐसे कर दो। दो संख्या अनुक्रमानुपाती हैं, तो उनका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जिस तरीके से ए चेंज होगा उसी तरीके से बी चेंज होगा, सेम तरीके से। ए मान लो 11 का गुणज के हिसाब से बढ़ा, तो बी भी 11 के गुणज के हिसाब से ही बढ़ेगा। जैसे जैसे ए बदलेगा वैसे वैसे बी भी बदलेगा। तो और इस वाले साइन को हटाकर हम अगर इक्वल का साइन लगाते हैं, तो इसको लिखने का तरीका होता है ए बराबर, ये साइन हटके जैसे ही बराबर का साइन लगा, तो एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म के बी। और के क्या है? एक मल्टीपल है। मैंने कहा ना, जिस तरीके से आपका ए बदलेगा उसी तरीके से बी बदलेगा, या फिर जिस तरीके से बी बदलेगा उसी तरीके से ए बदलता रहेगा। सर ये अब के कहां से आ गया? भैया ये अनुक्रमानुपाती वाला साइन हटाकर जैसे ही आप बराबर का साइन लगाते हो, एक जादू की तरह के चिपक जाता है, और वो के एक कांस्टेंट होता है। जहां पर के क्या है? एक स्थिर संख्या है,
एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, निकलती है क्वेश्चन के हिसाब से, और वो कभी चेंज नहीं होती। फिर सवाल कैसे बनते हैं मैं दिखाऊंगा आपको। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि ए जो होगा इनवर्सली, साइन इसका भी यही होगा, साइन दोनों का सेम होता है, इसका और इसका, बस ये सामने वाली संख्या चेंज हो जाती है इस तरीके से। अगर व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, या ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इसका है। और यहां भी अगर आप इस साइन को हटाकर बराबर का साइन लगाते हो तो यहां भी एक कांस्टेंट टर्म चिपक जाता है, एक कांस्टेंट टर्म के यहां भी चिपक जाता है। अब उसको कैसे निकालेंगे जरा देखना। देखिए ये सवाल देखिए जरा, कह रहा है यदि y x के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया y x के अनुक्रमानुपाती है, ओके। तो क्या मैं ये कह सकता हूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y x के अनुक्रमानुपाती है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब अगर ये साइन में हटाता हूं तो एक कांस्टेंट टर्म, वो k भी हो सकता है, k तो मैंने नाम मान लिया, आप गुस्सा हो जाते हो k ही क्यों माना, p मान लो, t मान लो, a b c d, a से z तक कुछ भी मान लो, तो मैंने कह दिया k x। तो k क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू सवाल से ही निकलती है, और वो एक बार जो निकल गई फिर वो फिक्स रहेगी। अब सवाल ने क्या बोला, देखो सवाल ने कहा y बराबर 61 है जब x बराबर 42 है, y बराबर 61 है जब x बराबर 42 है, तो y का मान बताओ जब x बराबर 54 होगा। इस तरीके से सवाल पूछेगा कि y 61 है और x 42 है, x और y दोनों की वैल्यू देगा पहले, तो उस दोनों की वैल्यू से, x और y दोनों की वैल्यू से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, k की, और k की वैल्यू जो एक बार निकल गई वो फिक्स हो जाएगी। फिर वो दूसरा क्वेश्चन देगा कि y बताओ जब x 54 हो, फिर हम k को फिक्स रख देंगे, और फिर दोबारा, मतलब इस एक समीकरण का प्रयोग दो बार होता है, एक ही सवाल में दो बार यूज होता है, एक बार तो k की वैल्यू निकालने के लिए और दूसरा अपना उत्तर निकालने के लिए। तो कह रहा है y बराबर 61 है जब x बराबर कितना है, 42, तो यहां से k बराबर कितना आ जाएगा, 61/42, तो k बराबर आ गया 61/42, और ये फिक्स हो गया अब, यानी कि k की वैल्यू 61/42 हमें फिक्स मिल गई। अब कह रहा है कि y बताओ जब x 54 हो, तो y बराबर k की वैल्यू तो 61/42 फिक्स हो गई, और x कितना हो दिया हुआ है, 54। तो ओके, ठीक है, फिर यहां पर कुछ गड़बड़ है, y फिर 61 नहीं होगा, y कुछ और होगा फिर यहां पर, है ना, तभी तो ये वैल्यू आएगी। भाई 3 से जाएगा 14 बार, और 3 से जाएगा 18 बार, 18, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे मैच कर रहे हैं ना, ठीक है, इसे 56 कर लो, इसे 56 कर लो, और एक ऑप्शन को 79 कर लो। अब करना सवाल को सॉल्व कि y बराबर 56 है जब x बराबर 42 है, जब x बराबर 42 है, y बराबर 56 है जब x बराबर 42 है, तो यहां से k कितना हो जाएगा, 56/42, तो k कितना हो जाएगा बच्चा, 56/42, k कितना हो जाएगा, 56/42। अब k 56/42 हो गया, सवाल कह रहा है उसके बाद y बताओ जब x बराबर 54 है, तो सेम समीकरण का दो बार यूज करेंगे, एक बार k निकाल दिया, दूसरी बार आंसर, k की वैल्यू 56/42 फिक्स कर दो, और गुणा 54, तो 3 से जाएगा 18 बार, और 3 से जाएगा 14 बार, 14 चौका 56, और 18 चौक 72,
तो y कितना हो जाएगा बच्चा? 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। कितना हो जाएगा बच्चा? 72। ठीक है, थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लेना, y को 56 कर लेना, क्योंकि आंसर फिर हमने मैच करा लिया अपना। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं व्युत्क्रमानुपाती का कराता हूं। कह रहा है कि ए बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ए जो है बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ए बराबर 6 है तो बी बराबर 4 होगा। ए बराबर 3/2 है तो बी क्या होगा? पहले तो समीकरण बनाओ। ए बी के घन के, यानी कि ए जो है प्रोपोर्शनल है बी का घन करो, पहले तो क्यूब करो और उसका व्युत्क्रम कर दो, यानी कि 1/b³। ऐसा सवाल ने बोला। अगर मैं इस साइन को हटाता हूं तो मुझे मिलता है k मल्टीप्लाई वाई 1/b³, और ये मेरे पास समीकरण बन गया। अब इस समीकरण का यूज कितनी बार होगा? बोलो। 2 बार। 2 बार होगा। एक बार तो k की वैल्यू निकालने के लिए और दूसरा मेरा उत्तर निकालने के लिए। तो k की वैल्यू कैसे निकलेगी और फिर उत्तर कैसे निकलेगा? पहले कह रहा है यदि a 6 है और b 4 है, तो a 6 हो गया और b कितना हो गया? 4, तो 4 का क्यूब। तो ये आ जाएगा k आ जाएगा 6 गुणा और 4 का क्यूब 64। तो k की वैल्यू निकल गई हमारी। अब सेकंड टाइम हम फिर यूज करेंगे इसका आंसर निकालने के लिए। कह रहा है अगर a 3/2 है तो a की वैल्यू 3/2 रख दी और k की वैल्यू को रखेंगे 6 गुणा 64 बटे b³ बटे b³। अब यहां से b की वैल्यू निकाल दो काटा पीटी करके। 3 दूनी 6, तो b³ कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 या 64 दूनी 128, या 2 दूनी 4, ऐसे लिखो 4 गुणा 64। 2 की 2 में गुणा कर दो, 64 को अलग रहने दो। क्यों अलग रहने दिया मैंने? क्योंकि सामने मुझे b³ दिख रहा है और 64 एक परफेक्ट क्यूब है। जब मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो घनमूल आएगा, क्योंकि ये घन है। 4 गुणा 64। तो जरा मुझे बताइए 4 का घनमूल क्या होगा? 4 का क्यूब रूट क्या होगा? कुछ नहीं होता। 4 का वर्गमूल होता है 2, घनमूल नहीं होता 4 का। तो 4 का घनमूल आप निकाल ही नहीं सकते भाई। 64 का निकाल सकते हो, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। 4 चौक 16 चौके 64। तो 64 का घनमूल बाहर आ जाएगा 4, और ये वाला 4 बेचारा अंदर फंसा रह जाएगा। ये वाला 4 अंदर फंसा रह जाएगा, क्योंकि इसका घनमूल कुछ होता ही नहीं है। वर्गमूल होता है 2, लेकिन हमें तो घनमूल चाहिए। तो 4 घनमूल 4, 4 क्यूब रूट 4 बिल्कुल सही जवाब है। सर बी की पावर 3 ही क्यों ली? क्योंकि ऑप्शन ने बोला, इसलिए ली हमने बी की पावर 3। ऑप्शन कुछ और कहता तो वो कहते हम ऑप्शन ही क्वेश्चन, और आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। आप या तो मेरी तरफ देख रहे हो, या अपनी कॉपी की तरफ देख रहे हो, या सॉल्यूशन की तरफ देख रहे हो। आपका ध्यान सवाल की तरफ है ही नहीं। होता तो आप पूछते नहीं, क्योंकि सवाल में बोला है। देखो मैंने सर्किल भी किया है। देखा, यहां मैं पकड़ लेता हूं आपकी चोरी कि आप क्या गलत कर रहे हो। चलो एक और सवाल देखो, इस पे आ जाओ जरा। कह रहा है कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। जो हीरे की कीमत है ना, वो उसके वजन के हिसाब से चेंज होती है। वजन का भी वर्ग, यानी कि जो कीमत है ना, वो वजन के भी वर्ग के समानुपाती है। ऐसा सोच के चलो, मान लो हीरे का वजन 10 ग्राम है, तो कितनी कीमत हो जाएगी उसकी? 10 का स्क्वायर 100। हीरे का वजन 40 ग्राम है, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 40 का स्क्वायर। ऐसे वो कहना चाह रहा है कि कीमत जो है वजन के वर्ग के स्क्वायर में बढ़ती है। अब हुआ क्या? गलती से हाथ में हीरा था, वो गिर गया। हालांकि हीरा टूटता नहीं है, सवाल ने तोड़ दिया। तो जैसे ही हीरा गिरा, वो 3 हिस्सों में टूट गया।
जैसे ही वो नीचे गिरा वो 3 हिस्सों में टूट गया। क्या अगर 3 हिस्सों में टूटा है तो 3 अलग अलग वजन के हीरे मुझे मिलेंगे? अगर मैं उन तीनों हिस्सों को आपस में जोड़ दूं तो क्या मुझे ओरिजिनल हीरा मिल जाएगा? मैं अभी जस्ट आपसे बात कर रहा हूं बहुत कैजुअल रूप में, अभी मैं सवाल की तरफ नहीं कह रहा। मैंने कहा मेरे हाथ में एक हीरा है, वो नीचे गिर गया, वो टूट गया 3 हिस्सों में। तो अगर 3 हिस्सों में टूट गया तो 3 अलग अलग वजन के हीरे मुझे मिलेंगे? आप कहेंगे हाँ सर, तीनों अलग अलग वेट के होंगे वो। अगर मैं उन तीनों हिस्सों को आपस में मिला दूं तो क्या मुझे मेरा ओरिजिनल हीरा मिल जाएगा? आप कहेंगे हाँ सर, वो भी मिल जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि जैसे ही हीरा गलती से गिर गया तो अच्छा, हाँ मतलब मैंने आपसे बोला ना कि मैं सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं कैजुअल बात कर रहा हूं। देखा, फिर तुम्हारी गलती पकड़ ली मैंने, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो सवाल पे है, मुझ पे था ही नहीं इस बार। जहां तुम्हारा ध्यान मुझ पे रहना चाहिए वहां सवाल पे रहता है, जहां सवाल पे रहना चाहिए वहां ध्यान मुझ पे रहता है। पता नहीं कैसे इतना डिसबैलेंस हो रहे हो तुम। देखो, 4 टुकड़ों में टूट गया और चारों का वजन कितना है? 2 3 4 5। तो ये टूटने के बाद है। अगर मैं आपसे कहूं ओरिजिनल, उसका वजन क्या रहा होगा? ओरिजिनल, ये मैं वजन की बात कर रहा हूं केवल और केवल अभी। तो ये टूटा ओरिजिनल वजन रहा होगा 5 4 9 3 12 12 2 14। 14 यूनिट उसका ओरिजिनल वजन रहा होगा। एक कह रहा है बच्चा टाइम हो गया, टाइम हो गया तो जाओ। जाओ भाई, जिसे जाना है, टाइम हो गया तो, जिसका टाइम हो गया वो जाओ। यहां पर केवल वही रुको जिसको सिलेक्शन लेना है। देखता हूं अब कौन जाता है। मैंने कहा 4 टुकड़ों में टूट गया हीरा। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं तो ओरिजिनल हीरा मिल जाएगा मुझे। तो चारों को जोड़ दिया, ओरिजिनल हीरे का वजन हो गया 14। 14 कहां से आया? सबको जोड़ दो। ये तो वजन के बारे में बात हुई। अगर मैं कीमत के बारे में बात करता हूं, कीमत के बारे में उसने क्या बोला है? हीरे की जो कीमत है ना, वो वजन का वर्ग, वेट का स्क्वायर कर दो तो वो कीमत मिल जाएगी। तो यहां अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं, 3 का स्क्वायर करता हूं, 4 का स्क्वायर करता हूं, 5 का स्क्वायर करता हूं, तो कीमत कितनी हो जाएगी भैया? 4 9 16 और 25। और ओरिजिनल कीमत कितनी रही होगी? 14 का स्क्वायर, दैट इज 196। एक तरफ नया और एक तरफ ओरिजिनल, दोनों को साथ के साथ लेते हुए चलो, हमें पता चल जाएगा डिफरेंस कितना आया है टूटने के बाद। तो 25 16 41 9 50 और 4 54, टोटल आ गया 54 और टोटल है 196। देख लो कितना भारी नुकसान हुआ। जब हीरा ओरिजिनल था, बिना टूटा हुआ था, तो उसका वजन था 14 यूनिट, उसका रेट, उसका प्राइस, उसकी कीमत बन रही थी 196। जब हीरा 4 टुकड़ों में टूट गया तो उसकी कीमत बन गई, इनका स्क्वायर, ये सबको जोड़ा 54। कितना नुकसान हो गया? 196 से सीधा गिर के 54 पे आ गया, सीधा गिर के 54 पे। तो कह रहा है कि भैया यदि मूल कीमत यानी कि ओरिजिनल 196 इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो मूल कीमत क्या है? यदि प्राप्त मूल्य, अच्छा प्राप्त मूल्य मूल कीमत से इतना कम है, ये डिफरेंस दिया हुआ है। उसने बोला हमें जो प्राप्त मूल्य है वो मूल कीमत से इतना कम हो गया। भाई ये तो ओरिजिनल था, ये नया है, इन दोनों का डिफरेंस 6 में से 4 गया 2, 19 में से 5 गए 14। तो 142 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 45866। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 45866 बटा 142। एक यूनिट की वैल्यू निकालकर मूल कीमत 196 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, आपका जवाब सही हो जाएगा। तो 142 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 तिया 6, 2 तिया 6। तो सत्ते 7 तिया 21, 210, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 213 है। पूरा 3 बार कटेगा, आगे कितना बचेगा? 6 3 3। तो 6 3 3 71 से कटेगा क्या? 7 नाम 63, 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49, 3 बार तो नहीं जाएगा। 6 में से 4 गया 2,
142 45866 डिफरेंस आ गया 323 2 से जाएगा 2 दूनी 4 ओ सॉरी 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 हमने काटा ही गलत है 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 2 नाम 18 2 तिया 6 2 तिया 6 अब ठीक है तो जब आप इसे काटोगे तो ये 3 बार जाएगा 71 तिया होता है 213 आगे कितना बचा है 229 तक 7 और 9 16 163 ये 3 को भी ले लिया 71 दूनी 142 आगे कितना बचेगा 18 और 3 21 213 71 तिया 213 यानी कि ये 71 इस पूरे को 323 बार काट देगा तो एक यूनिट की वैल्यू 323 आपसे 196 यूनिट मूल कीमत पूछ रहा है तो 196 गुणा 323 यूनिट डिजिट से बात बनेगी क्या 6 तिया 18 अंतिम अंक 8 आना चाहिए यस बन गई बात इन तीनों में 0 है एक ही ऑप्शन है जिसमें अंतिम अंक 8 बन रहा है 6 तिया 18 यानी कि हमारा जवाब हो जाएगा 63308 मत करो मल्टीप्लाई केवल यूनिट डिजिट से ही आ जाएगा केवल यूनिट डिजिट से ठीक है तो इस तरह का हीरे वाला क्वेश्चन भी बनता है एसएससी में तो ध्यान रखना थोड़ा सा ये सवाल देखिए जरा इसको देखेंगे बच्चे कह रहा है एक 3 अंकों वाली संख्या एक 3 डिजिट नंबर इस प्रकार है कि इकाई का अंक दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का रेशियो 1 2 3 है भाई ये यूनिट 10 और 100 इकाई दहाई और सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा क्या रेशियो दिया हुआ है 1 2 और 3 ऐसा सवाल ने बोला है इकाई दहाई और सैकड़ा अब कह रहा है कि इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने के बाद जो संख्या मिली उनका योगफल हमारा 1332 है बताओ संख्या ज्ञात करो मैं कह रहा हूं ऑप्शन से बेस्ट कुछ है ही नहीं सबसे बेस्ट है बस याद रखना इकाई का अंक सबसे लास्ट में होता है इकाई दहाई सैकड़ा इकाई दहाई सैकड़ा पीछे से तो इकाई दहाई सैकड़े का जो रेशियो है ना वो 1 2 3 होना चाहिए तो भैया ये अगर 1 यूनिट है ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए पीछे से हमें चेक करना है 1 2 3 आगे से 1 2 3 नहीं करना कभी आप सोचो कि सर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 ये गलत हो जाएगा पीछे से इकाई दहाई सैकड़ा तो पीछे से आपका 1 2 3 रेशियो होना चाहिए ये तो हो गया गलत क्योंकि अगर ये 1 है तो ये इसका दोगुना होना चाहिए 3 गुना ये भी गलत है ये भी उल्टा दे रखा है हमें ये भी 1 2 3 उल्टा दे रखा है लेकिन हमें तो इस तरीके से चाहिए 1 2 और 3 भाई इकाई अंक पीछे ही आता है ना फिर दहाई फिर सैकड़ा तो ये तो है ही नहीं एक ही ऑप्शन बचा 963 और कोई बचा ही नहीं 3 ऑप्शन आपने काट दिए आप देख लो 963 भाई 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 अंकों का रेशियो कितना आ गया 3:1 बाकी कुछ चेक करना ही नहीं है यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देख लो 963 अंकों को पलटोगे तो 369 हो जाएगा और इन दोनों का योगफल आप करते हो तो 1332 ही मिलेगा आपको ठीक है ऑप्शन से भी आपने चेक कर लिया कि संख्या उसके अंकों को उलटने के बाद जो संख्या मिली दोनों का योगफल 1332 होना चाहिए चलिए भाई एक सवाल मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूं आप खुद करना इस सवाल को और आंसर अपने आप देख लेना जो भी बनेगा ठीक है हम इसे करेंगे नहीं कभी आप सोच रहे हो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना ये आप ही के लिए आप डिस्कस करो वेरीफाई करो जो आपका मन है वो करिए ये क्वेश्चन आपको खेलने के लिए दे दिया मैंने कुछ भी नहीं है रेशियो दे रखा है रुपए दे रखा है मल्टीप्लाई करके टोटल अर्निंग निकाल दो टोटल अर्निंग को 2.5 करोड़ के बराबर कर दो 1 यूनिट की वैल्यू और टिकट 5 3 8 और 2 10 यूनिट की वैल्यू बता देना तो यहां पर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर होता है खत्म कल हम अपना एवरेज यानी कि औसत चैप्टर शुरू करेंगे बच्चे ओके तो हो सकता है कल आपकी क्लास थोड़ी लेट शुरू हो
8 की जगह 8:30 शुरू हो तो थोड़ा-सा आप मैनेज कर लेना उस चीज़ को, है ना? मैं पहले ही बता के जा रहा हूँ, परेशान मत होना। मैं कोशिश करूँगा 8 बजे शुरू हो, लेकिन 8 से 8:30 हो जाएगी, तो भी हम 1 घंटे की क्लास उसे कर लेंगे। ठीक है बच्चा? तो कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय-बाय, जय हिंद।